नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आइए रुक करते हैं स्वदेश और का नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में घमासान के बीच नई संसद का वीडियो सामने आया है। जी हां, इसमें नए संसद भवन की भव्यता और खासियत दोनों को बखूबी देखा जा सकता है। वीडियो में संसद के गेट से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठने कर इसमें की गई नक्काशी की झलक देखी जा सकती है। वीडियो से नई संसद की शानदार आर्किटेक्ट की झलक सामने आई है, जिसमें विरासत के साथ साथ आधुनिकता का शानदार संगम है। नए संसद भवन को बनने में करीब 2.5 साल का वक्त लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट में नई इमारत का वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अपील की है कि वो इसे अपने विचारों के साथ वॉइस ओवर कर साझा करें। इसमें से कुछ को वो रिट्वीट भी करेंगे। तो ये परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम जिस इमारत को आप देख रहे हैं, ये नए संसद की पहली झलक है। ये पहली तस्वीर आधुनिक भारत की, और प्रधानमंत्री ने इसे ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोग अपनी आवाज दें, अपने विचारों को वॉइस ओवर के जरिए रखें, साझा करें, जिसे वो रिट्वीट करेंगे। एक पहली झलक है नए संसद भवन की, जिसको लेकर के विवाद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस झलक के साथ सभी विवाद यहाँ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारत की तस्वीर है। नए संसद भवन की क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, इसे बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। और देखिए, संसद की छत की बात करें तो अशोक स्तंभ है और कई खूबसूरती इस संसद भवन के अंदर है। साथ ही साथ ये आधुनिकता से भी लैस होगा।
नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट उन पर जुर्माना क्यों न लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी प्रमुख संसद का सदस्य होता है, वही संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पिटीशन को वापस लेने की इजाजत मांगी और हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाने की बात पर कोर्ट ने याचिका वापसी को मंजूरी दे दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज मैं एक्सप्लेन किया था आर्टिकल 79 के बारे में, वो 85 के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं बोला था वो कानून में लिखा हुआ पार्लियामेंट का हेड प्रेसिडेंट करके लिखा हुआ, लेकिन किधर भी ये प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड जाके पार्लियामेंट को सहित रीओपन कर सकते करके किधर भी कानून में लिखा नहीं था। ये मैं एक्सप्लेन करके दिया था, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट ऑर्डर पास कर नहीं सकते, कोर्ट का काम नहीं है बोला। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की। जी हां, 26 मई 2014 को आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। देश की दिशा को तरक्की के पथ पर ले जाने के लिए पीएम मोदी सरकार ने कई फैसले लिए, फिर चाहे जीएसटी लागू करना हो या फिर कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। लिस्ट लंबी है, लेकिन हम भारतीय बाजार के लिए ये 9 साल कैसे रहे इसकी बात करेंगे। आइए आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और वाकई आंकड़ों के जरिए इन 9 सालों को इकोनॉमी के मोर्चे पे, जीडीपी के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पे हमें थोड़ा समझना होगा। तो हम सबसे पहले बात करें इन 9 सालों की, तो इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत सी चुनौतियां आई। चुनौती थी कोरोना की, चुनौती थी ग्लोबल टेंशन की, खास तौर पे रूस यूक्रेन वॉर की, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। सरकार की पॉलिसीज हो, सरकार की तमाम बड़ी स्कीम्स हो या विदेशी निवेश को आकर्षित करने की तमाम कोशिशें, उन सभी ने अपना काम किया, कोशिशें रंग लाई और जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो तस्वीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये 9 सालों में भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर है। भारतीय शेयर बाजार ने रिटर्न के मामले में पूरी दुनिया को एक तरह से आईना दिखा दिया, बिग पिक्चर पेश की। सेंसेक्स देखिए, 2014 से लेके अब तक सेंसेक्स में 159% का रिटर्न रहा। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 157% का रिटर्न नजर आया। बाकी अगर हम बात करें सेंसेक्स के अलावा, निफ्टी के अलावा बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर हालत थोड़ी सुस्त रही। चाहे निक्केई हो, ताइवान हो, शंघाई हो, वहाँ पर रिटर्न भारत के मुकाबले कम रहे, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को दिया। अब बात कर लेते हैं कंपनियों के मार्केट कैप में किस तरह का उछाल आया। तो आप देखिए, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी, टीसीएस 4.3 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप था 15 मई 2014 को, और 25 मई 2023 को यह मार्केट कैप बढ़कर पहुंच गया 12.1 लाख करोड़। यानी पिछली मई से इस मई, यानी 2014 मई से लेके अब तक मई तक, इन 9 सालों में कितना जबरदस्त मार्केट कैप में उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखिए, यहां पर 3.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज बढ़कर 16.5 लाख करोड़ हो गया। आईटीसी 2014 में 2.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, ये 5.49 लाख करोड़ हुआ। इसके अलावा बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो 1.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में था, मई 2023 में ये 9 लाख करोड़ तक पहुंचा। इन्फोसिस के आंकड़े को देखें तो यहां पर 5.4 लाख करोड़ तक मार्केट कैप बढ़ा 1.9 लाख करोड़ से। एसबीआई 1.7 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप मई 2014 में था, जो कि 2023 मई में बढ़कर 4.9% तक पहुंचा। बात करें आईसीआईसीआई की, तो 1.6 लाख करोड़ से मार्केट कैप बढ़कर 6.6 लाख करोड़ पहुंचा। एचडीएफसी
3.4 लाख करोड़ से बढ़कर 4.9 लाख करोड़ पहुंचा। तो ये कंपनियों के मार्केट कैप में उछाल की बात आई। अब बात करते हैं जीडीपी, महंगाई और बाकी पहलुओं की। जीडीपी 2014 में देखिए 2.04% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार थी। 2022 में ये 6.8% पहुंची और 2023 में FY23 में प्रोजेक्शन है 7% या इससे ऊपर जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार हो सकती है। मायने रखता है क्योंकि चुनौतियां बहुत थी। अब आगे हम देखें महंगाई दर। मई 2013 में महंगाई दर 8.42% थी, जो कि अप्रैल 2023 में 4.7% पर आई। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर अब भी चुनौतियां, चैलेंजेस बरकरार हैं। अब जरा आयात यानी इंपोर्ट को देख लें तो $448 बिलियन का इंपोर्ट 2014-15 में था। ये तो बात 2022-23 में बढ़कर $714 बिलियन तक पहुंचा। इंपोर्ट की बात हो गई, अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की नई कहानी कह रहा है। तो निर्यात के मामले में भी भारत ने बेहतर तस्वीर पेश की। $310 बिलियन का निर्यात 2014-15 तक होता था, जो कि 2022-23 में $451 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि इसमें और ज्यादा सुधार और ज्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद है। तो ये एक तस्वीर है इन 9 सालों की भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार, हमारी इकोनॉमी, हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी पेश करती है ये तमाम आंकड़े। तो हमारे सहयोगी प्रशांत ने समझाया कि किस तरह से बेमिसाल रहे मोदी सरकार के 9 साल। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी करते हुए कहा है कि ये वही सवाल हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार उठाया था। आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। और तो पहला सवाल हमारा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही हैं? क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? कांग्रेस के इन 9 सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया है। आज देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। और एक संख्या हम खाली बताएंगे, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। भारत में 36 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया, 36 लाख करोड़, जबकि 14 में सिर्फ 19 लाख करोड़ था। तो आप देखते हैं करीब करीब दुगना एक्सपोर्ट है। महंगाई पर बात बहुत की जाती है, तो थोड़ा हम बता दें, ये बहुत जरूरी है देश के सामने रखना आपके माध्यम से। भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है, 4.7%। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया। धान का एमएसपी 14-15 में 1360 रुपए पर क्विंटल था,
आज वो 2040 रुपये पर क्विंटल है। 100% राइज हुआ है। उसके बाद पैडी ग्रेड ए 1400 रुपये था 14-15 में, आज वो 2060 रुपये पर क्विंटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्रिटिश एयरवेज की, जिसने कंप्यूटर सिस्टम में आई खराबी की वजह से दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। बिजी वीकेंड के बीच इस फैसले से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, किस तरह की परेशानी है? ब्रिटिश एयरवेज की दर्जनों फ्लाइट आईटी फेलियर के चलते जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। थर्सडे और फ्राइडे को दोनों ही दिन अगर ये देखें तो ये फ्लाइट 100 से ज्यादा जो है वो उड़ान प्रभावित हुई है और आईटी फेलियर के चलते ये दिक्कतों का सामना ब्रिटिश एयरवेज कर रही है। और ये सब कुछ हीथ्रो एयरपोर्ट को हो रहा है, क्योंकि यूके का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इस वक्त यूके में वीकेंड है, जिसके चलते लाखों लोग ट्रैवल करेंगे, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट इंपैक्टेड है या जिस पे प्रभाव पड़ा है, उसके चलते हजारों मुसाफिरों का जो टूर प्लान है, ट्रैवल प्लान है, वो प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश एयरवेज ने माना है कि आईटी प्रॉब्लम के चलते, आईटी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक सिर्फ शुक्रवार की बात करें तो 42 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित है। हालांकि ये ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो शॉर्ट हॉल फ्लाइट है, जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट से है, लेकिन दोनों दिनों की बात करें तो ये फ्लाइट का जो आंकड़ा है वो 100 से ज्यादा है। अगर वीकेंड की बात करें तो हीथ्रो एयरपोर्ट से 11,000 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करेंगी, यानी कि 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स हीथ्रो एयरपोर्ट से या तो वो लैंड करेंगे या वो ट्रैवल करेंगे। और इसके चलते माना जा रहा है कि ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका इम्पैक्ट वो जबरदस्त तरीके से रहने वाला है। फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल या फिर रिस्केड्यूल हो रही है। ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से पैसेंजर्स को फ्लाइट रिस्केड्यूल करने का या अन्य सहूलियतें देने की लगातार बात कही जा रही है, लेकिन इम्पैक्ट में कब तक नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे ये ठीक तरीके से कह पाना भी मुश्किल है। ब्रिटिश एयरवेज लगातार कह रही है कि कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, लेकिन अभी भी नॉर्मलसी या फिर जो नॉर्मल तरीके से फ्लाइट का उड़ान भर पाना ये अभी तक नहीं हो पाया और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तो वीकेंड होने की वजह से परेशान हो रहे हैं यात्री, लेकिन तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सन फार्मा के नतीजे की। Q4 नतीजों में कंसो आय 9,446 करोड़ से बढ़कर 10,930 करोड़ हो गई है और ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो कैसे रहे हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ है सृष्टि शर्मा। जी सृष्टि, बताएं। सन फार्मा के नतीजे अच्छे बोलेंगे क्योंकि उम्मीद से बेहतर आए हैं नतीजे, बट इसके अलावा आप अगर देखें तो सभी हेडलाइन नंबर्स में तिमाही दर तिमाही हमें गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद गिरावट की ही की जा रही थी, बट जो गिरावट है वो उम्मीद से थोड़ी कम ज़रूर रही है। कंपनी का जो मुनाफा है, मार्जिन है, EBITDA है, वो उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि आय उम्मीद के मुताबिक आई है, पर आइए कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मुनाफे में तिमाही दर तिमाही 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्जिन 25.6% पे आए हैं, हम उम्मीद कर रहे थे 24% की। वहीं कंपनी की जो आय है वो लगभग 11,000 करोड़ के पास रही है। अब अगर कुछ इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे जो इनका भारतीय कारोबार है उसका उम्मीद से खराब प्रदर्शन रहा है, पर यूएस कारोबार में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही मामूली सी 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। पर इनका इमर्जिंग मार्केट बिजनेस आप देखिए, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जहाँ पे 14% की तिमाही दर तिमाही हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये कुछ इंटरनल सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएस में जो स्थिरता है वो अभी भी देखने को मिल रही है। इनके ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस में भी लगभग सपाट ग्रोथ देखने को मिली है, बट इसके अलावा अगर देखें तो तिमाही दर तिमाही कंपनी ने सभी पैमानों पर गिरावट दिखाई है। शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात मानसून से जुड़ी अच्छी खबर की कर लेते हैं जो आपको राहत देने वाली है। जी हां, अल नीनो कंडीशन के बावजूद इस साल देश में सामान्य बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। IMD ने बताया कि मानसून 4 जून के आसपास केरल में दस्तक देगा। वहीं मौसम विभाग ने इस साल मानसून 96% रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मॉनसून के दौरान अल नीनो की संभावना 90% से ज्यादा जताई गई है। IMD के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर PS पई से बात की हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मॉनसून के बारे में जो पूरी क्या होने वाला है वो सब दिखाया है, वो सब उस पर बात की है। ज़्यादा बात इस पे करेंगे हम मिस्टर पाए हैं जो वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं इस IMD से जुड़े हुए। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ये आपने क्या ऑब्जर्वेशंस रखी हैं आज जो मॉनसून को लेकर हैं, कैसा रहेगा मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून? देखिए, इस साल में हमारा अपडेट फोरकास्ट अभी जो हम लोग रिलीज़ किया, अकॉर्डिंगली इस साल जो 4 महीने मानसून की, जून टू सितंबर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।